Welcome to lecture number 16 of thermodynamics. It is basically the continuation of lecture number 15. The topics left in lecture number 15 are going to be covered in lecture number 16. So starting with reversible steady flow work. Reversible steady flow work है जी, इसमें सेम उसी तरह से हमने इक्वेशन को लिखा जो कि बैलेंस की इक्वेशन होती है, एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन। एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन को लिखने के बाद अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो आपका तो Q डेल्टा Q रिवर्सिबल टी डी एस के इक्वल होता है, और सेम इसी तरह से टी डी एस को डी एच माइनस वी डी पी के इक्वल भी लिख सकते हैं। अब इसी को रीअरेंज करने के बाद हमारे पास डेल्टा Q रिवर्सिबल दैट इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी है। अभी हम इसमें अगर ये वैल्यूज इनकॉर्पोरेट करें, इस इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद इस फैक्टर को और इस फैक्टर को कंबाइन करने के बाद उसकी जगह पे हम वी डी पी को पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन को जब आप रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करने के बाद अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को इग्नोर कर दिया जाए तो रिवर्सिबल वर्क जो है दैट इज इक्वल टू माइनस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू डी पी। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं जी, रिवर्सिबल वर्क जो है उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए तो फिर इस वर्क को इस तरह से लिखा जाता है जी, ये रिवर्सिबल इन का वर्क है। और अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क को सिंपली निकालना चाहें तो वो क्या होगा जी, V इंटू P2 माइनस P1 for the steady flow of a liquid through a device that involves no work interaction such as a pipe section, the work term becomes zero, and we are going to rearrange this equation, and after getting rearrangement we are having Bernoulli equation। तो पाइप्स के केस में ये बर्नौली इक्वेशन बन जाती है। The larger the specific volume, the greater the work produced or consumed by a steady flow devices। ठीक है जी। Proof of the steady flow devices deliver the most and consume the least work when the process is reversible। हमारे पास एक्चुअल का अगर केस हो तो उसमें सबस्क्रिप्ट में आपके पास एक्चुअल आ जाते हैं, रिवर्सिबल का अगर केस हो तो उसमें हमारे पास रिवर्सिबल आ जाते हैं। ये हमने जो एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन है उन्हीं को रिवर्सिबल और एक्चुअल के सबस्क्रिप्ट के साथ लिखा है। अब एक्चुअल माइनस अगर आप पहली वाली इक्वेशन की बात करें और दूसरी इक्वेशन की बात करें तो राइट साइड दोनों की जो है वो इक्वल है, इसलिए ये इक्वेशंस इक्वल हो जाती हैं। तो इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड और इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल होने के बाद आपके पास आपने इसको रीअरेंज किया तो रिवर्सिबल वर्क माइनस एक्चुअल वर्क इज इक्वल टू रिवर्सिबल हीट माइनस एक्चुअल हीट। अब हमारे पास जो रिवर्सिबल होता है तो रिवर्सिबल के केस में TDS के इक्वल होती है ये हीट, और जब आपका एक्चुअल होता है तो एक्चुअल में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं DS की दो पॉसिबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू DQ डेल्टा Q एक्चुअल डिवाइडेड बाय T होता है, उसको यहाँ पे पुट किया और DS को यहाँ पे पुट किया, DS और T को यहाँ पे पुट किया। हमारे पास अल्टीमेटली आपके पास जो इक्वेशन बनती है रीअरेंजमेंट्स के बाद वो बनती है जी डेल्टा W रिवर्सिबल माइनस डेल्टा W एक्चुअल डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू DS माइनस DQ और डेल्टा Q एक्चुअल डिवाइडेड बाय T दैट इज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास पता चलता है जी कि डेल्टा W रिवर्सिबल वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क एक्चुअल। तो आपके पास रिवर्सिबल वर्क जो है वो या तो एक्चुअल वर्क के इक्वल होगा या इससे ज्यादा होगा। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस सच एज टर्बाइन्स डिलीवर मोर वर्क एंड मोर कंज्यूमिंग डिवाइसेस सच एज पंप्स एंड कंप्रेसर रिक्वायर लेस वर्क व्हेन दे ऑपरेट। तो जो आपकी जहां पे आप वर्क इनपुट दे रहे हैं वो डिवाइसेस आपकी कम वर्क जो है उसको कंज्यूम करेंगे, और जहां से आपको वर्क आउटपुट मिल रही है लाइक आपके पास टर्बाइन है तो टर्बाइंस के केस में आपके पास ज्यादा वर्क जो है वो आउटपुट मिलेगा। इस इक्वेशन के थ्रू हमें इस चीज की क्लैरिटी है। मिनिमाइजिंग द कंप्रेसर वर्क, कंप्रेसर की अगर बात करें तो हमारे पास ये इक्वेशन उसी तरह से रिवर्सिबल वर्क इनके लिए इक्वेशन है व्हेन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर बीइंग नेग्लिजिबल। सो आइसेंट्रोपिक के केस में PV रेज़ टू पावर K इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है,
जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास नेट इक्वेशन जो है ये बनती है। जब आप इसकी प्लॉटिंग करते हैं पीवी डायग्राम के ऊपर जब आप इसको प्लॉट करते हैं के की वैल्यू n इज इक्वल टू के रखते हैं तो आपके पास ये जो लाइन है 1 to 2 ये अचीव होती है। इसी तरह पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करें, जब आप n के को n के इक्वल पुट करते हैं तो आपके पास पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के केस में आपके पास जो लाइन आती है वो आपके पास n और k की जो वैल्यू है, n की वैल्यू होती है वो k और 1 के दरमियान में लाई करती है और ये लाइन जो है वो आपके पास अचीव होती है। आइसोथर्मल का केस देखें तो आपके पास यहाँ पे 1 होता है, pv रेज़ टू पावर 1 होता है। तो उस केस में आपके पास जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो ये होती है और उसकी जो लाइन है वो ये बनती है। The adiabatic compression PV raised to power k is equal to constant requires the maximum work, and the isothermal compression that is T is equal to constant requires the minimum work. आपके पास इस केस में आपके पास मिनिमम वर्क होगा और इस केस में आपके पास मैक्सिमम वर्क होगा PV raised to power k के केस में। ठीक है जी, ये इस डायग्राम से आपको बड़ा क्लियरली पता चल सकता है कि किस केसेस में आपके पास वर्क कम आ रहा है और किस केसेस में ज़्यादा आ रहा है। मल्टी स्टेज कंप्रेशन विद इंटरकूलिंग, जब आपने मल्टी स्टेज कंप्रेशन करनी हो, पहले एक प्रेशर पे पहुंचने के बाद आप उस गैस को ठंडा करते हैं, इंटरकूलर्स लगाते हैं, इंटरकूलिंग करने के बाद अगेन उसको जो प्रेशर है उसको राइज किया। द गैस इज कंप्रेस्ड इन स्टेज एंड कूल्ड बिटवीन ईच स्टेज बाय पासिंग इट थ्रू अ हीट एक्सचेंजर कॉल्ड इंटरकूलर्स। आपके जो हीट एक्सचेंजर्स इस काम के लिए यूज होते हैं उनको आप इंटरकूलर्स कहते हैं। पीवी और टीएस डायग्राम जो है और 2 स्टेज स्टेडी फ्लो कंप्रेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे शो की गई है। टीएस डायग्राम में ये पी की कांस्टेंट प्रेशर की लाइंस होती हैं और पी इस केस में जब पीवी डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल प्रेशर की कांस्टेंट की लाइन होती है। तो यहाँ पे आपके पास प्रोसेस 1 to 2 आपने कंप्रेशन की, रिजल्टेंटली आपके पास वॉल्यूम कम हुआ और प्रेशर बढ़ता गया। उसके बाद आपने अगेन कंप्रेशन की, इंटरकूलिंग करने के बाद इंटरकूलिंग करेंगे तो आपके पास टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो इस डायग्राम से वो आपको क्लियरली पता चल रहा है टेम्परेचर कम हुआ है। टेम्परेचर कम होने के बाद आपने अगेन इसको कंप्रेस किया, कंप्रेशन के नतीजे में आपके पास प्रेशर जो है वो ज़्यादा अचीव हुआ और आपके पास जो है वो वॉल्यूम और मज़ीद कम हो गया। तो डब्ल्यू कंप्रेशर इन दैट इज़ कंप्रेशन फॉर फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन स्टेज, और दोनों को अलग अलग से वैल्यूएट करने के बाद आपके पास प्रेशर की रेशियोज आ जाती हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि एक बड़े स्केल के कंप्रेसर को डिज़ाइन करना कदरे मुश्किल होता है, तो आप क्या करते हैं, आप मल्टी स्टेज कंप्रेसर्स को डिज़ाइन करते हैं ताकि एक छोटे कंप्रेसर की आउटपुट जो है वो दूसरे कंप्रेसर की इनपुट बने। इससे मल्टी स्टेज कंप्रेशन तो आती है, लेकिन आपके पास जो है एक बड़े स्केल के कंप्रेसर को डिज़ाइन करने के लिए पैरामीटर्स, इकोनॉमिकल वैल्यूज़ और कंट्रोलिंग बहुत मुश्किल होती है एज कम्पेयर टू डिफरेंट कंप्रेसर्स फॉर लिटल रेशियो ऑफ कंप्रेशन। तो इस काम के लिए मल्टी स्टेज कंप्रेशन जो है वो यूज टू मिनिमाइज कंप्रेशन वर्क ड्यूरिंग 2 स्टेजेस कंप्रेशन, द कंप्रेशन रेशियो अक्रॉस ईच स्टेज ऑफ द कंप्रेसर मस्ट बी द सेम। तो इसको कंप्रेशन रेशियो को आप अप्रोक्सीमेटली सेम रखते हैं ताकि आपके पास जो वर्क है उसको आप कम से कम परफॉर्म। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज ऑफ स्टेडी फ्लो डिवाइसेस, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज की बात करें तो अगर आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट रह रही है थ्रू आउट द प्रोसेस तो आपका एक प्रोसेस अचीव होगा। ठीक है जी, अगर आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं रहती तो आपके पास एक्चुअल प्रोसेस अचीव होगा। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और एक्चुअल प्रोसेस की जो रेशियो होती है इसको आप आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी का नाम देते हैं। द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इन्वॉल्व्स नो इरिवर्सिबिलिटीज एंड सर्व एज द आइडियल प्रोसेस फॉर एडियाबैटिक डिवाइसेस। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, अगर टरबाइन के केस की बात करें तो 1 to 2 आपके पास स्टेज जो है, अगर ये सीधी लाइन को फॉलो कर रहा है तो ये आपके पास आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। अगर ये डिविएट हो रहा है, कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है, तो ये आपके पास क्या है जी, एक्चुअल टरबाइन वर्क है। तो एक्चुअल टरबाइन वर्क डिवाइडेड बाय योर आइसेंट्रोपिक वर्क आपको आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी देता है। एक्चुअल वर्क डिवाइडेड बाय आइसेंट्रोपिक वर्क इज योर आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर द टरबाइन। टरबाइन के केस में एक्चुअल डिवाइडेड बाय आइसेंट्रोपिक करेंगे तो आपके पास आइसेंट्रोपिक वर्क आ जाएगा। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज ऑफ कंप्रेसर एंड पंप्स, पंप्स और कंप्रेसर की बात करें तो अगर आपके पास आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अपवर्ड होगा। अगर आपके पास एक्चुअल को वो किस तरह से, टरबाइन के केस में वो बाहर की तरफ आपका प्रोसेस जो था वो पाथ फॉलो कर रहा होता था, कंप्रेसर और पंप्स के केस में वो अंदर की तरफ डिविएट होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक्चुअल प्रोसेस आता है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर वर्क, इस केस में आपके पास जब आप
एफिशिएंसी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी को काउंट करेंगे तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन वर्क आपका ऊपर होगा और एक्चुअल कंप्रेसर वर्क आपका नीचे होगा, यानी जिसकी लेंथ आपके पास ज़्यादा हो उसको आपने कंप्रेसर्स के केस में नीचे रखना है। तो आपके पास आइसेंट्रोपिक वर्क डिवाइडेड बाय एक्चुअल कंप्रेसर वर्क का जो फार्मूला है वो आपके पास लीड करता है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द पंप भी सेम इसी तरह से निकलती है, उसमें भी आपके पास आइसेंट्रोपिक वर्क जो है ऊपर और एक्चुअल जो है वो नीचे होता है। आइसोथर्मल एफिशिएंसी की बात करें तो आपके पास WT डिवाइडेड बाय W एक्चुअल होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस डिवाइडेड बाय आपके पास एक्चुअल प्रोसेस है, इसको आप अज्यूम करते हैं। ये कंप्रेसर्स आर समटाइम्स इंटेंशनली कूल टू मिनिमाइज द वर्क आउटपुट। ठीक है जी, तो इसको कूलिंग करते हैं हमने इसकी केसिंग के अंदर कंटिन्यूसली वाटर बॉडीज के थ्रू कूलिंग कर रहे होते हैं ताकि आपके पास वर्क जो है वो कम से कम परफॉर्म हो। Can you use isentropic efficiency for a non-adiabatic compressor? Can you use isothermal efficiency for an adiabatic compressor? तो ये दोनों स्टूडेंट्स के एंड पे छोड़े जाते हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ पॉन्डर्स। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज ऑफ नोजल। नोजल की बात करें तो एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी एट नोजल एग्जिट और आइसेंट्रोपिक काइनेटिक एनर्जी एट नोजल एग्जिट, क्योंकि इसमें टोटल जो है आपके पास चेंज आ रहा होता है वो काइनेटिक एनर्जी का आ रहा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी को ही इनकॉर्पोरेट किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल और आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक में सेम इंट्रोपी आपकी कांस्टेंट रह रही होती है, और अगर आपके पास एक्चुअल है तो एक्चुअल में आपके पास इंट्रोपी कांस्टेंट नहीं रहती। आपके पास प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो रहा होता है, आपके पास इनिशियली प्रेशर ज़्यादा होता है, फाइनल के ऊपर प्रेशर कम होता है। ये प्रेशर ड्रॉप के लिए ये डायग्राम शो की गई है और इसको इसी तरह से हम फॉर्मुलेट करके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये थर्मल एफिशिएंसी है, और सॉरी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है किस केस में? टरबाइंस के केस में। एंट्रोपी बैलेंस की अगर बात करें तो टोटल एंट्रोपी एंटरिंग, टोटल एंट्रोपी लीविंग, इन दोनों का डिफरेंस प्लस एंट्रोपी जनरेशन आपकी जितनी हुई है इन सबको ऐड करें तो आपके पास नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आ जाता है। ठीक है जी, तो हमने इससे पहले वाला लेक्चर जो लेक्चर 15 है उसमें हमने बताया था कि आइसोलेट आप जब किसी सिस्टम को करते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ सराउंडिंग्स भी आइसोलेट होती हैं। तो आइसोलेट जब आप करने के बाद आप देखें तो सराउंडिंग की एनर्जी और आपके पास जो एनर्जी सिस्टम के अंदर इन हो रही है और आउट हो रही है उसका डिफरेंस, प्लस आपके पास जितनी भी एंट्रोपी, सॉरी एनर्जी की बात कर रहा हूँ, एंट्रोपी जितनी भी जनरेट हो रही है, इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये सारी तीनों चीज़ें लीड करेंगी आपके पास सिस्टम की एनर्जी को। एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम डेल्टा एस is equal to S final minus S initial S to minus S1 when properties of the system are not uniform। जब यूनिफॉर्म नहीं होंगी तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर यूनिफॉर्म हो तो इसको आप, चूँकि मैच डिपेंडेंट नहीं होती यूनिफॉर्म जो चीज़ें हैं, तो उनको आप इजीली इस तरह से लिख सकते हैं इस इक्वेशन या इस इक्वेशन की फॉर्म में। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म का केस है तो उस केस में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन में आपके पास कोई ना कोई फंक्शन होते हैं डिफरेंट जिनको आप वैल्यूएट करते हैं। वैल्यूएट करने के बाद आप उसमें लिमिट्स को पुट करते हैं और आपके पास सर्टेन वैल्यू जाए। मैकेनिज्म ऑफ एंट्रोपी ट्रांसफर एस इन एंड एस आउट। हीट ट्रांसफर के जरिए आप एंट्रोपी को इन कर सकते हैं। इसका बेसिक रिलेशन जो है वो आपके पास ये होता है, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है, जितनी हीट आपकी सिस्टम की बढ़ती जाएगी उतना ही आपके पास रिजल्टेंटली जो एंट्रोपी है सिस्टम की वो भी बढ़ती जाएगी। इसी तरह अगर आप किसी में से हीट निकालते हैं तो निकालने के नतीजे में भी आपकी, चूँकि हीट सिस्टम की कम हो रही होती है, इसके नतीजे में आपकी सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो भी कम हो रही होती है, सच दैट योर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। एंट्रोपी ट्रांसफर बाय वर्क ट्रांसफर, वर्क के नतीजे में कोई भी एंट्रोपी ट्रांसफर नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि एंट्रोपी जो है वो प्राइमरली एसोसिएट हो रही है आपकी हीट के साथ, इसमें वर्क की इनकॉर्पोरेशन उतनी नहीं होती, इसलिए आपकी जो एंट्रोपी है उसको मेनली डील जो आपका हीट है उसी के साथ किया जाता है। ठीक है जी, अगर आपकी बाउंड्री का टेम्परेचर 400 केल्विन है और आपकी 500 किलो जॉल हीट जो है वो सिस्टम में इन हो रही है, तो 500 डिवाइडेड बाय 400 करेंगे तो 1.25 किलो जॉल पर केजी आपकी सिस्टम की हीट होगी जो इन हो रही होगी सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर। हीट ट्रांसफर इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय एंट्रोपी ट्रांसफर इन द अमाउंट ऑफ Q over T, where T is the boundary temperature. No entropy accompanies work as it crosses the system boundary, but
entropy may be generated within the system as work is dissipated into the less useful form of the energy. ठीक, मैकेनिज्म ऑफ एंट्रोपी ट्रांसफर की अगर बात करें तो सेकंड में आपके पास मैस फ्लो होता है. अगर आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम का केस है तो कंट्रोल वॉल्यूम के केस में चूंकि हमें पता है कि आपके पास मैस जो है वो कंटिन्यूसली इन हो रहा था, तो आपके पास जो मैस अगर इन हो रहा है तो मैस एसोसिएटेड होता है एंट्रोपी के साथ. किस तरह से आपके पास स्पेसिफिक एंट्रोपी उसको कैरी कर रहा होता है, आपके पास जितना भी मैस ऐड होगा स्पेसिफिक एंट्रोपी वो कैरी कर रहा है, तो आपके पास अल्टीमेटली सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो रही होगी अगर आपके पास मैस इन हो रहा है. अगर आप मैस निकल रहा है आपका सिस्टम में से, कंट्रोल वॉल्यूम में से मैस आपका एग्जिट हो रहा है, तो उतनी ही एसोसिएटेड वो एंट्रोपी आपके अपने साथ कैरी कर रहा होगा, तो अल्टीमेटली आपकी एंट्रोपी जो है वो ड्रॉप आ रहा होगा. ठीक है जी. तो ये फिनोमिना है आपका जब आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम का केस हो. मैस कंटेन एंट्रोपी एज वेल एज एनर्जी एंड दस मैस फ्लो इनटू और आउट ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय एनर्जी एंड एंट्रोपी ट्रांसफर. ठीक है जी. तो दो हमारे पास हैं, एक हीट के थ्रू और एक मैस फ्लो. एंट्रोपी जनरेशन की अगर बात करें, एंट्रोपी जनरेशन ये इक्वेशन वही है जो हमने बैलेंस के थ्रू, एंट्रोपी बैलेंस के थ्रू लिखी गई थी. एस एन अगर रेट्स की बात करें तो ये रेट की टर्म्स में ही वही इक्वेशन लिखी गई है. एंट्रोपी जनरेशन आउटसाइड सिस्टम बाउंड्रीज कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय राइटिंग एन एंट्रोपी बैलेंस और एन एक्सटेंडेड सिस्टम दैट इंक्लूड्स द सिस्टम एंड इट्स इमीडिएट सराउंडिंग. तो अगर आप आइसोलेट करें सिस्टम को और विद इट्स सराउंडिंग, तो आप उसको क्या करेंगे जी, इमीडिएट सराउंडिंग जो है उसके केस में आपके पास जनरेशन अगर आप काउंट करना चाहें तो उसमें जनरेशन में आपके पास सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की इंट्रोपी आ रही होती है. तो उस केस में आप आइसोलेट करके सिस्टम को, जो इमीडिएट सराउंडिंग है उसको उसी सिस्टम के साथ अकाउंट करते हुए आप एवेलुएट करते हैं कि आपकी सिस्टम में जनरेशन कितनी हो रही है. क्लोज सिस्टम की अगर बात करें तो क्लोज सिस्टम द एंट्रोपी चेंज ऑफ अ क्लोज सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेट एंट्रोपी ट्रांसफर थ्रू द सिस्टम बाउंड्री बाय हीट ट्रांसफर एंड द एंट्रोपी जनरेटेड विद इन द सिस्टम बाउंड्री. तो ये समेशन होगी आपकी जितनी भी बाउंड्रीज के क्रॉस आपकी एंट्रोपी हीट जो है वो ऐड हो रही है उस क्लोज सिस्टम में, उसकी प्लस आपके पास जितनी जनरेशन होगी सिस्टम के अंदर एंट्रोपी की, तो ये दोनों अगर आप सम अप कर दें तो आपके पास सिस्टम की एंट्रोपी का चेंज आ जाएगा. इसको S2 माइनस S1 भी लिख सकते हैं. एडियाबैटिक क्लोज सिस्टम में आपके पास जो जनरेशन है डेल्टा एस एडियाबैटिक ऑफ द सिस्टम की इक्वल होती है. सिस्टम प्लस सराउंडिंग को अगर आप ऐड करें तो एस जनरेशन आपके पास निकलता है, दैट इज समेशन ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी, दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग की आपके पास जितनी चेंज आ रही हो एंट्रोपी की वो आपकी जनरेशन को लीड करती है. डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम दैट इज इक्वल टू एम S2 माइनस S1. सराउंडिंग के केस में क्यों सराउंडिंग जितनी आपकी हीट ट्रांसफर हो रही हो सराउंडिंग से या सराउंडिंग को, वो आपके पास आ जाती है. सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में आपके पास जो फ्लो है मैस का वो लीड कर रहा होता है एंट्रोपी को, तो मैस आ गया आपके पास और एंट्रोपी की चेंजेस आ गई. कंट्रोल वॉल्यूम्स की बात करें तो कंट्रोल वॉल्यूम में सेम इसी तरह से द एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज increases or remains constant in the case of a reversible process as it flows through a single stream adiabatic steady flow devices. तो सेम वही फिनोमेना जो हमने डिस्कस किया है क्लोज वॉल्यूम के लिए. इसमें सिर्फ ये होता है कंट्रोल वॉल्यूम में आपका चूंकि मैस जो है वो इन हो रहा होता है, मैस की इनकॉर्पोरेशन भी जो है वो काउंट हो रही होती है, मैस इन माइनस मैस आउट, एग्जिट इन और एग्जिट का दोनों का डिफरेंस आ रहा होता है एंट्रोपी का, साथ आपके पास जनरेशन हो रही होती है. रेट की अगर बात करें तो रेट में इस तरह से होता है. जनरेशन की अगर बात करें तो जनरेशन में आपका मैस जो है वो एसोसिएटेड होता है, प्लस आपके पास जो बाउंड्री के थ्रू हीट इन या हीट आउट हो रही होती है उनकी समेशन आ रही. तो ये जनरेशन का केस आ गया जब आप कंट्रोल वॉल्यूम्स को काउंट. एग्जांपल्स की अगर बात करें, एंट्रोपी बैलेंस फॉर हीट ट्रांसफर थ्रू अ वॉल की बात करें तो आपके पास वॉल में चूंकि डी एस और डी टी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी वो आपके पास कांस्टेंट होता है, तो ये आपके पास जीरो हो जाता है, बाकी की आपके पास ये इक्वेशन बनती है. एनर्जी बैलेंस फॉर अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस में आपके पास ये डेल्टा एस जो है डी एस जो है डी एस ओवर डी टी आपके पास अगेन जीरो होता है क्योंकि ये अब्रप्ट होता है. तो थ्रॉटलिंग के प्रोसेस में आपके पास जो नेट जनरेशन होती है वो इस चीज़ के इक्वल होती है. ठीक है जी. एंट्रोपी जनरेशन एसोसिएटेड विद द हीट ट्रांसफर प्रोसेस. हीट ट्रांसफर प्रोसेस की बात करें, नेट एनर्जी ट्रांसफर बाय हीट एंड मास प्लस एंट्रोपी जनरेशन आपके पास जितनी आ रही हो चेंज इन एंट्रोपी होगा. तो क्यू आउट डिवाइडेड बाय टी बी प्लस जनरेशन ऑफ द एंट्रोपी इनसाइड द सिस्टम दैट इज इक्वल टू नेट चेंज ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम.
ठीक है जी. So coming towards the summary of the lecture number 16, we have covered reversible steady flow work, minimizing the compressor work, isentropic efficiency of the steady flow devices, and at the end we are having entropy balances of different control volume and flow systems. So that is all for lecture number 16. Thank you very much for your attention, and with this lecture we are going to have our covered syllabus for thermodynamics 1. Thank you very much participants for your attention and throughout the participation during the course, during the successful completion of this course. I would like to congratulate you for this successful completion of the course. Thank you very much.